गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आज आप लोगों का इस सत्र में। और हम वेक्टर के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। तो हम पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सवाल है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू magnitude of difference of vector a and b, what will be the angle between a and b। सवाल को फिर से समझते हैं। एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। उन दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो उन दोनों के बीच एंगल क्या होगा। मान लेते हैं हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल थीटा है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा। अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है हमारे पास कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और वेक्टर बी के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये सवाल में है तो हम इसका यूज करते हैं। गिवन, चूंकि ये सवाल में दिया हुआ इसलिए हम लिखते हैं गिवन वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम का मैग्नीट्यूड बराबर है इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का। और आपको पता है कि दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है जब उनके बीच का एंगल थीटा हो, क्योंकि हमने थीटा मान लिया और यही थीटा हमें निकालना है। तो सम का फॉर्मूला था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर। और दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस के जगह यहाँ सिर्फ माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के इमेज का एंगल था। दोनों साइड से स्क्वायर कर देते हैं, रूट हट जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करने से रूट हट जाएगी, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 2ab कॉस थीटा बराबर माइनस 2ab कॉस थीटा। इस टर्म को इधर ले आते हैं तो क्या होगा, 2ab कॉस थीटा और ये इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड से यदि हम इसको उधर ले आएँ तो माइनस 2ab कॉस थीटा इधर आके प्लस 2ab कॉस थीटा हो गई और इधर कुछ नहीं बचा, मतलब जीरो। अब ये दोनों मिलके 4ab कॉस थीटा बराबर जीरो। यहाँ से इस 4ab को उधर जाके डिवाइड कर दिए तो कॉस थीटा बराबर 0/4ab या कॉस थीटा बराबर 0। और आप जानते हैं कि कॉस की वैल्यू, कॉस का कौन सा एंगल कॉस थीटा की वैल्यू 0 देती है, तो आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होती है। तो इसका मतलब यहाँ थीटा क्या होगा, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 0 होती है और हमें आया कॉस थीटा 0 के बराबर। इसका मतलब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब राइट चॉइस इज सी। तो इसका राइट चॉइस सी आया। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये जो रिजल्ट है कि दो वेक्टर का
दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड यदि दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो उसके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है। ये रिजल्ट आप याद कर जाएं तो इसके बाद जो सवाल आता है बड़ा बड़ा उसमें ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करते हैं। इस तरह का कंडीशन दिया हुआ हो तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। हम कैसे निकाले आप देख रहे हैं, लेकिन आपसे आग्रह होगा कि यह रिजल्ट आप याद कर ले तो ज़्यादा आसानी से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। रिजल्ट बस यही है कि दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड यदि उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो उनके बीच एंगल 90 डिग्री होती है, मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ई वेक्टर r1 on reversing the vector v the resultant becomes vector r2. What is the value of 2 into magnitude of r1 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ r2 का स्क्वायर। हम इसको पहले फिगर बनाते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो इसका रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये इसका रिजल्टेंट होगा कॉमन टेल से पास करने वाला डायगोनल। और सवाल में दिया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर r1 है। तो ये ए है ये बी है और हमने मान लिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल थीटा है और सवाल के मुताबिक ये रिजल्टेंट r1 है। ठीक है, इसको हम लिखें मैथमेटिकली तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की रिजल्टेंट r1 है और हमने मान के चला है कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर v द रिजल्टेंट बिकम्स वेक्टर r2। यदि b को उल्टाया जाए तो रिजल्टेंट हो जाता है r2। तो हमेशा फिगर बनाते हैं, a जहां है वहीं रहेगा। तो फिगर हम नीचे बना रहे हैं जिस तरह का बात क्वेश्चन में बोला गया उसी के हिसाब से। ये रहा वेक्टर a इक्वल मैग्नीट्यूड की और वेक्टर b को रिवर्स कर दिया, मतलब वेक्टर b की डायरेक्शन अभी इधर है तो इसके डायरेक्शन इधर। और आप जानते हैं कि यदि किसी वेक्टर को रिवर्स किया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड वही रहता है, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया जाता है और डायरेक्शन अपोजिट करने से हमें उस वेक्टर की निगेटिव मिलती है। तो यदि हम वेक्टर बी को रिवर्स करेंगे तो इस डायरेक्शन में वेक्टर बी करेंगे, मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए। तो वेक्टर बी को जो रिवर्स किए तो रिवर्स करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर बी का निगेटिव आएगा, क्योंकि रिवर्स करने से सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई, मैग्नीट्यूड वही होगी। तो यदि ये वेक्टर बी है और हमने वेक्टर बी को रिवर्स किया दैट मीन्स ये निगेटिव ऑफ वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। अब बोला गया कि ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी को रिवर्स करने के बाद द रिजल्टेंट बिकम्स r2। अब रिजल्टेंट r2 हो गया तो फिर रिजल्टेंट को दिखाने के लिए हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये रहा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट और ये रहा r2। तो आप यहां देख रहे हैं कि r2 जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, वेक्टर a और निगेटिव ऑफ वेक्टर b का। इसको यदि हम मैथमेटिकली लिखें तो जो r2 वेक्टर है वो वेक्टर a और वेक्टर b के निगेटिव का सम है, दैट मीन्स a माइनस b। यहां से क्लियर हो गया कि ये जो वेक्टर r1 है वो r1 वेक्टर a और वेक्टर b के सम के बराबर है और वेक्टर r2 जो है वो वेक्टर a और वेक्टर b का डिफरेंस है। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 इंटू
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हैं वेक्टर नहीं लगा, इसका मतलब R1 वेक्टर R1 की मैग्नीट्यूड है और R2 वेक्टर R2 की मैग्नीट्यूड है। मतलब हमें R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R2 के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम में 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आता है। सबसे पहले हम R1 निकालते हैं। तो R1 क्या है, आप यहां से देख रहे हैं कि R1 वेक्टर जो है वेक्टर A और वेक्टर B का सम है, और दो वेक्टर का सम के रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप जानते होता है रूट अंडर A और B का सम है रिजल्टेंट R1, तो यहां रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R1 स्क्वायर बराबर, ये रूट हट गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हमें R2 का मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर उसका स्क्वायर। अब R2 है क्या, वेक्टर A और वेक्टर B के डिफरेंस है। अब जब R2 वेक्टर A और वेक्टर B के डिफरेंस के बराबर है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो वेक्टर आएगा वो है वेक्टर R2, और R2 का मैग्नीट्यूड निकालना मतलब A और B के डिफरेंस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना। और आपको जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि दो वेक्टर के डिफरेंस का जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ R2 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे 9 R2 बराबर, तो R2 जो है किसका किसका रिजल्टेंट है, A और निगेटिव ऑफ वेक्टर B का, दैट मीन्स वो दो A और B का डिफरेंस है, और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपको बताए थे होता है रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। थीटा A और B के बीच का ही एंगल हमको रखना है। यहाँ से फिर हम स्क्वायर करके R2 स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि सवाल में आप देख रहे हैं कि R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का सम चाहिए, तो हम यहाँ फिर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ से आएगा R2 स्क्वायर, क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमें R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर के सम में 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि हम ऐड करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो हम इसको ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। यदि आप 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, LHS LHS से ऐड होगी, RHS RHS से ऐड होगी, R1 स्क्वायर प्लस, हम क्यों ऐड कर रहे हैं, हमारे ऐड करने का टारगेट ये है कि जो क्वेश्चन में है उसमें हमें R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का 2 गुना नजर आ रहा है, तो पहले हम सम निकाल लेते हैं, सम के लिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये हम लिखेंगे नहीं, 2AB cos थीटा यहाँ भी है और यहाँ माइनस 2AB cos थीटा, तो ये दोनों इक्वेशन जब ऐड होगी तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो आएगा क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ भी आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 2AB cos थीटा और माइनस 2AB cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दी होगी ऐड करने में। अब यहाँ से देखें तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का सम किसके बराबर आया, A स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2B स्क्वायर। यहाँ से आप फिर देखें R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर, यहाँ 2 कॉमन ले लेते, 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमें R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का सम नहीं पूछा गया, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर के सम का 2 टाइम्स पूछा गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड LHS और RHS में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 में मल्टीप्लाई करने का कारण है कि हमारा जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाए। तो यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और 2 से इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करेंगे तो ये 2 2 जा हो जाएगा 4 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी 2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू आई 4 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A, राइट चॉइस इज A।
ठीक है, हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है किसी सवाल को सॉल्व करने से पहले कि हम उसका एग्जैक्ट फिगर बनाएं। तो मान लेते हैं जो वेक्टर ए और वेक्टर बी की रिजल्टेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी के। तो हम मान लेते हैं यहाँ वेक्टर बी है और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह का होगा, ये वेक्टर बी है और मान लेते हैं कि ए और बी का जो रिजल्टेंट हुआ होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा। अब हमको इस तरह से फिगर को डिजाइन करना है कि ये पैरेललोग्राम का कॉमन टेल हो जाए जिससे कि हम वेक्टर बी जाए। तो मान लेते हैं हम इस तरह से बनाए होंगे। तो हम पैरेललोग्राम फिगर बनाते वक्त आप ये पहले रिजल्टेंट ही शो कर दे कि बोला रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, तो हम रिजल्टेंट दिखा दिए। अब मेरे दिमाग में है कि ये रिजल्टेंट हमारा वेक्टर बी और वेक्टर ए से जो पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा उसके कॉमन टेल से पास करेगा। तो सबसे पहले हम इससे अब पैरेललोग्राम बना लेंगे और खुद ब खुद अब आपको लगेगा कि ये वेक्टर ए है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अब जैसा सवाल में दिया हुआ है फिगर हमारा सेम उसी तरह का बना है। यहां आप देख लें एंगल 90 डिग्री है। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। यदि बोलता ए के परपेंडिकुलर है तो फिगर के आसानी के लिए हम ए को यहां रखते और बी को इधर रखते। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों का रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और कॉमन टेल से पास करने वाला डायगोनल रिजल्टेंट दिखाएगा और आपको दिख रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। अब सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, अब मान लिया कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है और यही थीटा हमें निकालना है क्योंकि यही पूछ भी रहा है। हमारे पास सिर्फ एक चीज दिया हुआ है कि रिजल्टेंट जो है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि वेक्टर बी से रिजल्टेंट कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री पर। तो मान लेते हैं कि आपको हम जब बतला रहे थे इससे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर में कि दो वेक्टर का एडिशन के बाद जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितनी एंगल बनाती है और वेक्टर बी से कितनी एंगल बनाती है। तो हम बोले थे कि यदि वेक्टर ए से एंगल की बात करेंगे तो हमारा कुछ और फॉर्मूला था और बी से कुछ और फॉर्मूला। तो हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर बी से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। लेकिन वैसे यदि नॉर्मली आप फॉर्मूला की बात करें तो रिजल्टेंट मान लेते हैं बी से अल्फा एंगल बना रहा है या बीटा बना रहा है, क्योंकि हम नॉर्मली ए से यूज करते थे अल्फा। तो तब tan बीटा का क्या फॉर्मूला था, हम बोले थे जिससे भी बात करेंगे एंगल की वो अकेला रहता था। तो इसमें एंगल क्या हो जाती, tan बीटा बराबर ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला था कि रिजल्टेंट वेक्टर बी से कितनी एंगल पर है। तो हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर बी से बीटा एंगल बना रही है। तो वहां से tan बीटा का फॉर्मूला हम पढ़े थे कि होगा a sin थीटा बटा b प्लस a cos थीटा, और जिससे एंगल बनाती वो अकेले रहती, उसमें sin थीटा cos थीटा कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता। अब आप देखिए, लेकिन सवाल के हिसाब से बोला गया है कि रिजल्टेंट वेक्टर b के परपेंडिकुलर है, यानी हम बोले कि
रिजल्टेंट वेक्टर बी से बीटा एंगल बना रही है और सवाल में दिया हुआ परपेंडिकुलर, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 90 डिग्री। तो हम लिखते हैं बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा कितना है 90 डिग्री। अब फिर से समझिए कि रिजल्टेंट जो है बी से कितना एंगल बनाएगी, इतना बनाएगी, ये फार्मूला ही है। लेकिन सवाल के हिसाब से रिजल्टेंट बी के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स रिजल्टेंट बी से कितना एंगल बना रहे 90 डिग्री। और रिजल्टेंट बी से जो एंगल बना रही है हम उसको बीटा बोले, यानी बीटा की जगह हम क्या रख देते हैं 90 डिग्री। तो क्या आएगा tan 90 डिग्री बराबर a sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा। और आप जानते हैं tan 90 डिग्री वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यहां से इनफाइनाइट आ गया a sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा। अब आप देखिए यहां से कि यहां से कुछ भी निकल नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं इस दोनों इधर भी इस क्वांटिटी को अपोजिट कर देते हैं, इधर भी अपोजिट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो हम इन्फिनाइट इधर उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनाइट, और इसको उल्टाएंगे तो आ जाएगा b प्लस a cos थीटा बट a sin थीटा। अब आप मैथमेटिकली देखिए तो 1 बाई इन्फिनाइट जीरो को टेंस करता है और लूज सेंस में हम जीरो उसको लिखते हैं भी मैथमेटिक्स में। ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आपको इनफाइनाइट देखने से बड़ा दिक्कत महसूस हो रहा होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम इसको उल्टा देते हैं। तो यहाँ इनफाइनाइट हो गया 1 बाई इनफाइनाइट, इधर भी चीज़ें उलट गई। अब आप जानते हैं कि 1 बाई इनफाइनाइट जीरो को टेंस कर दिया है, जीरो के बराबर होती है, क्योंकि हम जो बड़ा नंबर से भाग देते जाएंगे चीज़ें छोटी हो जाएगी, और इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है तो ये लगभग जीरो को टेंड कर दे, तो हम इसको जीरो लिख देते हैं बराबर b प्लस a cos थीटा बाय a sin थीटा। अब ये a sin थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जीरो में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी जीरो, तो यहाँ से b प्लस a cos थीटा बराबर क्या आया जीरो। यहाँ से a cos थीटा क्या आ गया माइनस b, ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया। यहाँ से cos थीटा क्या आ गया माइनस b बाय a, माइनस b बाय a, और इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी cos थीटा आया माइनस b बाय a, इसलिए हमारा थीटा आ गया cos इनवर्स माइनस b बाय a। और ऐसा आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट चॉइस इज बी। बच्चों क्या होता है कि कभी कभी आपको अभी जैसे ए और बी का बीच का एंगल पूछा गया तो आप इसको इतना बड़े तरीके से, चूंकि पहली बार हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं और आप लोग 11th में न्यू कमर्स हैं, इसलिए हम इसको इतना बड़ा प्रोसेस से बता रहे हैं। और इससे पहले जो भी सवाल था उसे भी हमने प्रोसेस से बताया। धीरे धीरे आप उस सवाल को बनाने लगेगा तो आप इतना बड़ा नहीं कीजिएगा। यकीनन इसमें थोड़ा सा ट्रिक जैसा कुछ है। क्या आप जानते हैं कि वेक्टर बी से परपेंडिकुलर था रिजल्टेंट, इसका मतलब नीचे में b प्लस a cos थीटा आएगी और यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ tan 90 आएगी। हम उसको अपोजिट करेंगे तो ये जीरो आएगा। ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि जो भी हम थीटा का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर tan बीटा, उसके डिनोमिनेटर में जो रहता है वो एट लास्ट यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है b प्लस a cos थीटा, और वो जो डिनोमिनेटर में चीज है वो लास्ट में जीरो होता है। जीरो क्या हुआ b प्लस a cos थीटा, यहाँ से cos थीटा आया माइनस b बाय a। तो हम इस पर एक ट्रिक बनाए हैं कि यदि आपको इस तरह का सवाल पूछा जाए तो क्या ट्रिक है। ट्रिक है कि आप चुपचाप मान लें कि a और b के बीच का एंगल थीटा है और आप चुपचाप लिखें cos थीटा बराबर, आप माइनस का साइन ले लें और इस चीज का यूज करके आप देखिएगा हम बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को एक लाइन में सॉल्व करेंगे। क्या बोले हम कि आप मान लीजिए a और b के बीच का एंगल थीटा है और थीटा मान लेने के बाद आप लिखिए cos थीटा बराबर लीजिए आप माइनस का साइन लीजिए, और जिस पर परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, किस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट
द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। जिस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है आप उसके मैग्नीट्यूड को ऊपर में लिखिए और डिवाइड कीजिए जिस वेक्टर पर परपेंडिकुलर नहीं है उससे। तो जब बी पर परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट तो परपेंडिकुलर है किस पर नहीं, ए पर, बाय ए की मैग्नीट्यूड लिखिए। यहां से cos थीटा आ गया और इतना करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि cos थीटा माइनस बी बाय ए आ रहा है और यदि हम उस ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो भी cos थीटा माइनस बी बाय ए आ रहा है। यहां से थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स माइनस बी बाय ए, आंसर। इतना करने की जरूरत नहीं है, cos थीटा माइनस बी बाय ए आ गया। क्योंकि बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में सिर्फ एंगल नहीं पूछा जाता, वो इससे आगे जाके काम करता है। तो सीधा सा रिजल्ट ये है कि जो भी चीज पूछा जा रहा है ए और बी के बीच का एंगल, वो आप मान ले थीटा है, cos थीटा लिखे, माइनस साइन लगाएं, जिस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है उसका मैग्नीट्यूड लिखें और जिस पर परपेंडिकुलर नहीं है नीचे में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, cos थीटा आ जाएगा। यहाँ से थीटा आ गई cos इनवर्स माइनस बी बाय ए एंड राइट चॉइस इज बी। अब यकीनन यह ट्रिक काम करता है कि नहीं, तो देखिए हम इस पर एक बहुत बड़ा सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक ना, और देखते हैं कि इस ट्रिक से वो सवाल सॉल्व नहीं होता है। तो अगला सवाल हमारा यही होगा और वैसे आप यदि प्रोसेस में काम करना चाहें तो इस तरह से इसका प्रोसेस है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम अगला सवाल। और आपको हम बताए थे कि पिछले सवाल को सॉल्व करते वक्त जो हम ट्रिक यूज किए थे, क्या उस ट्रिक से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड q इज r। तो मान लेते हैं ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर r है, ये रहा वेक्टर r। तो सवाल है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड q इज r। तो आप पहला फोटो देख रहे हैं कि ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, इनका रिजल्टेंट r है। रिजल्टेंट दिखाने के लिए हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और जो कॉमन टेल से पास करने वाला डायगोनल था वो रिजल्टेंट था। और हम मान लिए कि p और q के बीच एंगल थीटा बन रही है। अब सवाल आगे पढ़िए, इफ q इज डबल्ड, q को दो गुना कर दिया गया। अच्छा ये चीज आप जानिए कि यदि किसी वेक्टर में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन तो वही रहती है, उसका मैग्नीट्यूड जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं उतना टाइम्स हो जाता है। यदि किसी वेक्टर में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन तो वही रहती है लेकिन मैग्नीट्यूड 2 गुनी हो जाती है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुनी हो जाएगी डायरेक्शन। और यदि हम किसी वेक्टर में k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन तो वही होगी, उसकी मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाएगी। इफ q इज डबल, q डबल हो गया मतलब q का जो मैग्नीट्यूड था अब उसको हमने डबल कर दिया। इफ q इज डबल और डायरेक्शन वही रहेगा। तो एक बात आप ध्यान से देखिएगा सवाल में कि P और Q के बीच जितना एंगल था माने थे हम, P और Q के बीच एंगल कितना माने थे, थीटा। तो P और Q के बीच भी हम यहाँ एंगल थीटा लिखे हैं और यकीनन ऐसा होगा। ऐसा इसलिए होगा कि P तो जिधर था उसी डायरेक्शन में, 2Q, क्या 2Q यदि हम किए हैं तो इसका मतलब 2Q करने से डायरेक्शन तो इस वेक्टर की जिधर Q है उधर ही होगी, सिर्फ Q के मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड दुगुनी होगी। तो यदि डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है तो पहले यदि P और Q के बीच एंगल थीटा था तो P और 2Q के बीच भी थीटा होगा। या P में भी यदि मल्टीप्लाई कर देते कुछ चीज तो फिर P की मैग्नीट्यूड बढ़ती, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, फिर एंगल थीटा ही रहता।
हम बशर्ते कि आप निगेटिव चीज मल्टीप्लाई ना करें, उससे क्या होगा कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और एंगल पाई माइनस थीटा बनेगा। तो अभी भी एंगल थीटा है। अब आप देखिए द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर। अब जब Q को 2 टाइम्स कर दिए, डबल कर दिए, तो जो नया रिजल्टेंट इसको हम लिखें R न्यू, वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, P के। देन R इज इक्वल टू, तो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, पहले वाले P और Q का जो रिजल्टेंट R था उसका। अब देखिए परपेंडिकुलर वाली बात तब हुई जब Q को दुगुना कर दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, P और Q के बीच का जो एंगल थीटा था, यहां भी एंगल थीटा ही है P और 2Q के बीच का, तो यहां से हम थीटा निकाल लेते हैं और उस थीटा को वहां, थीटा तो यहीं भी, यहां जो एंगल थीटा है वहां भी थीटा, यहां से थीटा निकाल के उसको हम वहां पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां थीटा निकालने के लिए अभी हम ट्रिक बताएं। अच्छा, ये ट्रिक कब लगाना है, जब रिजल्टेंट वेक्टर किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो हम बताए थे कि आप मान लें कि जो वेक्टर है, दो वेक्टर, उसके बीच का एंगल थीटा है और आप चुपचाप लिख दें कॉस थीटा बराबर, आप माइनस साइन लें, जिस पर परपेंडिकुलर है उसका मैग्नीट्यूड आप ऊपर में लिखें। इफ Q इज डबल द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P, यानी रिजल्टेंट किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, P के, यानी हमको माइनस के बाद ऊपर में किसका मैग्नीट्यूड लिखना है, P, और जिसके परपेंडिकुलर नहीं है उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है। तो किस पर परपेंडिकुलर नहीं है, 2Q पर, तो नीचे किसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम, 2Q का। को बोले नहीं P का मैग्नीट्यूड आप ऊपर में लिखते तो Q का ना लिखते, बोले नहीं Q का क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस वाले केस में परपेंडिकुलर ही नहीं हुआ है। जब मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स किया गया है तब P के परपेंडिकुलर हुआ, यानी अब वेक्टर जब 2Q था तब ना परपेंडिकुलर हुआ। तो माइनस जिस पर परपेंडिकुलर है वो, अब बट है जिस पर परपेंडिकुलर नहीं है वो, तो परपेंडिकुलर वाला हम तो इस केस में देख रहे हैं, इसमें तो नहीं देख रहे हैं। तो यहां क्या बचा, 2Q, यानी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -P/2Q। अब हमको क्या पूछ रहा है, देन R इज इक्वल टू, यानी P और Q का जो रिजल्टेंट R है उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, और थीटा तो हमें मालूम पड़ गया, P और 2Q के बीच जो एंगल है वही P और Q के बीच है। तो अब हम यहाँ रिजल्ट, इस P और Q का जो रिजल्टेंट R है उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आप बहुत दिन से जानते हैं, R बराबर होता है √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। क्योंकि हमें वेक्टर R का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है और R तो P और Q का रिजल्टेंट है, इस P और 2Q का रिजल्टेंट तो नया कुछ और है। अब यहां से देखिए √P² प्लस Q² प्लस 2PQ, और cos थीटा निकाल के अपना लोग पहले से बैठे हुए हैं, क्या है -P/2Q। यहां से 2Q से 2Q कैंसिल, √P² प्लस Q² और प्लस माइनस P/P, P² कैंसिल, √Q², दैट मीन्स Q। ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है, राइट चॉइस इज 2। तो ये ट्रिक बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर दिया, नहीं तो क्या होता कि आप फिर यहाँ पीक से इस न्यू रिजल्टेंट के का एंगल निकालते, ठीक ना, उसको फिर 90 डिग्री के बराबर करते, उल्टाते, जीरो करते, वहाँ से आप एंगल निकाल के ये पुट करते, और बस आसानी से हमारा ट्रिक था कि जब ये परपेंडिकुलर वाला केस हो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये है और रिजल्टेंट जो है कि उनमें से किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उसके बीच की एंगल क्या होगी, तो चुपचाप आप cos थीटा लिख दें। ये ट्रिक आप खुद से भी सवाल को प्रोसेस से सॉल्व करने के बाद देख सकते हैं कि सही में ऐसा आ जाता है। cos थीटा लिखे, निगेटिव लिखे, जिस पर परपेंडिकुलर है उसका मैग्नीट्यूड ऊपर और जिस पर नहीं है उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख के cos थीटा निकाल ले और सवाल को आसानी से सॉल्व करें। क्योंकि इस बार थीटा हमसे पूछा ही नहीं गया है, थीटा तो अब इस सवाल का एक छोटा सा पार्ट हो गया और आप थीटा निकालने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो सवाल ज़्यादा समय में सॉल्व होगी। आशा करता हूँ कि ये ट्रिक और
आज जो हमने वेक्टर का कुछ सवाल सॉल्व कराया हो वो आपको अच्छा लगा हो तो आशा करूँगा कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह के ट्रिक और सवाल को नए तरीके से सॉल्व करने की तरीक़ों के साथ हम आपके लिए हाजिर होंगे अगले लेक्चर में। और इसी तरह की लेक्चर आपको लगातार मिलते रहे और अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको आ जाए, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। हमारा YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से YouTube पर मौजूद है। धन्यवाद। दैट्स इट।